ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसके बाद आपको वो बताऊंगा। तो चैप्टर अच्छा खासा बड़ा है आपका, तो इसके बारे में आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताने वाला हूँ। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन लगाना, तो लगभग आपके सभी आंसर आपको यही से देखने को मिल जाएंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं पहले एटमॉस्फेयर के बारे में। उससे पहले आप लोग जानिए, सिंपल से एक बात जानिए। देखिए जो हमारी पृथ्वी होती है उस पर आपको ये मंडल देखने को मिलेंगे, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और एक होता है आपका जीवमंडल यानी बायोस्फीयर, जिस पर जीवन होता है। ठीक है, जो जिंदगी होती है, जो जीवन होता है वो होता है आपका जीवमंडल पर। ठीक, ये सभी मंडल आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी मंडल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सभी मंडल को मैं आपके लिए कराऊंगा। आज आपके लिए मैं वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर करा रहा हूं, उसके बाद आपके लिए जलमंडल आएगा, स्थलमंडल आएगा, फिर आपका जीवमंडल आएगा, क्योंकि इन्हीं सभी मंडल से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये वाले चैप्टर आप लोगों के लिए जानना। देखिए एटमॉस्फेयर के बारे में आप लोग सीधा सा ये जानिए कि जो हमारी पृथ्वी होती है, जो हमारी अर्थ होती है, वो चारों ओर वायु से घनी चादर से घिरी होती है। ठीक है, और बेसिकली इसे ही एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जो वायु की जो मोटी चादर होती है। ठीक है, तो इसी क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए जो जानना जरूरी है, हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी है ये वाली बात, वो कौन सी है कि जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें पाई जाने वाली कौन कौन सी गैस होती है और सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी होती है। इन्हीं गैसों के बारे में अब हमें पढ़ना है थोड़ा डिटेल से। देखिए अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये दो ऐसी गैस है जो जिनसे जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो ये पाई जाती है लगभग 78%। अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ये पाई जाती है लगभग 21%, कहीं कहीं पर आपको 20.9% भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा ये दो गैस पाई जाती है। ठीक है, तो वायुमंडल का जो आप लोग ये हिस्सा देख रहे हो, इसमें आपका नीले वाला जो हिस्सा है लगभग 78% ये आपका नाइट्रोजन गैस से आपका भरा हुआ है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर होती है आपकी ऑक्सीजन जो होती है लगभग 21%। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा और क्या देखने को मिलता है, इन दोनों के अलावा ऑर्गन देखने को मिलते हैं लगभग 0.93%, CO2 देखने को मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03%, और इन सभी गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद रहते हैं। आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन कई बार ये पूछा जा चुका है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल में से पाई जाने वाली गैस नहीं है। ठीक है, तो आपको सभी गैसों के बारे में पता होना चाहिए। भाई ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑर्गन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और धूल के छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं हमारे वायुमंडल के अंदर। तो पहली महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों के लिए जानना ये हो गई जो मैंने आपको जस्ट अभी बताई है। अब एक एक करके इन सभी गैस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन गैस से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पढ़िए इन गैस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, जैसे मैंने आपको बताया लगभग 78% ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े होते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं, वो कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, यानी हम ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी सांस के जरिए अपने अंदर ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं CO2 के साथ। लेकिन जो पौधे होते हैं ना, वो ऐसा काम नहीं करते। पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, नो डाउट, लेकिन वो सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकते। जब पौधे हमारी तरह सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकते, फिर वो कैसे लेते हैं? देखो वो क्या काम करते हैं, वो बोलते हैं मिट्टी से, यानी जो सोइल होती है, मृदा होती है, मिट्टी से, और पौधों की जड़ों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इनसे बोलते हैं यार हमारे लिए कुछ नाइट्रोजन लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये मिट्टी और जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होते हैं, ये वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका जो स्वरूप होता है उधर उसको बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं और फिर पौधों को ला कर देते हैं, ले भाई अपना तू नाइट्रोजन ले ले, हम तेरे लिए नाइट्रोजन लेकर आ गए। ठीक, तो जो आदमी होता है वो तो सीधे नाइट्रोजन ग्रहण करता है, लेकिन जो पौधे होते हैं वो मिट्टी और बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन को लेते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसमें आप लोगों के लिए जानना। ठीक, अब नाइट्रोजन के अलावा दूसरी गैस आ गई आपकी ऑक्सीजन, जो सबसे महत्वपूर्ण गैस जिसको मैं मानता हूं, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो दूसरे नंबर की गैस होती है, लगभग 21% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। मनुष्य तथा जो पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं, सांस लेने से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। देखिए सिंपल सी बात समझिए, जो मनुष्य हो गए, जैसे हम लोग हो गए, हम लोग क्या काम करते हैं, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम लोग छोड़ते हैं। लेकिन जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, मतलब वो हमारा उल्टा करते हैं। तो आदमी का और जो पौधे होते हैं, इनका आदान प्रदान एक दूसरे से चलता रहता है कि भाई तू मुझे ये वाली गैस दे दे और ये वाली छोड़ दे। ठीक है, तो अब पढ़े इसके बारे में और पॉइंट। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं,
तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम करिए, वृक्ष लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाइए। जितने ज़्यादा वृक्ष को आप लगाओगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि इनके बिना जीवन ही संभव नहीं है। ऑक्सीजन आपको पेड़ ही देंगे, ठीक है। अब ये मत कहना अगर हम नहीं रहेंगे तो पेड़ भी नहीं रहेंगे, ठीक है। इस तरीके का कोई आर्ग्यू मत करना किसी भी तरीके का। अगली गैस है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण थी, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में देखते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वो अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और जो मनुष्य और जो पशु होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसकी मात्रा पौधों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर ही होती है, जिससे क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है, एक संतुलन बना रहता है। लेकिन ये संतुलन कब खराब होता है? देखिए, ये संतुलन जब खराब होता है, जैसे जो कोयला हो गया या जो खनिज तेल हो गए, इन दोनों के जलाने से जो गैस निकलती है, इससे गड़बड़ा जाता है, इससे बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये हमारे वायुमंडल में प्रतिवर्ष लगभग करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ोतरी हो जाती है। देखिए, इतनी ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ोतरी होगी तो उसका क्या होगा, उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा, ठीक। और इसका परिणाम स्वरूप इसका बढ़ा हुआ जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो हमारी पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है, CO2 का, ठीक है। तो इसलिए इतने नुकसानदेह होते हैं हमारे लिए जो कोयला और खनिज तेल से निकलने वाले जो ये गैस होती है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे पॉइंट के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है वो है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ इसके आगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव आखिरकार होता क्या है। देखिए, सिंपल सा इसको समझिए, यहाँ पर बोल दीजिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर फोटो पर आ जाइए। ये जो फोटो आपको दिख रही है सामने स्क्रीन पर, ये हो गया सूरज और ये हो गई हमारी पृथ्वी और ये हो गया पृथ्वी के चारों ओर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब देखिए, जो सूरज से ये जो किरणें आ रही है, ये सूरज से किरणें आ रही है ना, ये किरणें क्या आती है, हमारी पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वी पर आकर इसकी सतह से टकराकर जब ये वापस ऊपर को जाती है, तो वापस ऊपर जाकर जाती है, तो यहाँ पर बैठी रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर बैठी रहती है मीथेन, तो यहाँ पर ये बहुत सारी गैसें बैठी रहती है। ये वापस इसको नीचे धकेल देती है कि ऊपर कहा जा रहा है, नीचे जाकर अपना जा, ऊपर आने की क्या जरूरत है, ऊपर तो हम रहेंगे, ठीक है। तो जब ये किरणें जो सूरज से जो किरणें आ रही है और जब ये सतह से टकराकर ऊपर जाने की वजह वापस नीचे आ जाती है, तो यही होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी जो ग्रीन हाउस जो गैस होती है उनका जो प्रभाव पड़ता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आप लोग जान गए। अब देखिए, जब एक ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा तो इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना भी असंभव हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, जब कारखाने या जो कार से जो धुआं निकलता है, इससे जो हमारे एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है, उससे इसका स्तर बढ़ जाता है, उससे इसका क्या बढ़ जाता है, स्तर बढ़ जाता है। और इस उष्मा को यानी हीट के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाता है, और जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए देखिए कितनी जिम्मेदार हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण कह रहा हूँ, सबसे खतरनाक चीज़ हमारी पृथ्वी के लिए क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग के नाम से, ठीक। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को जान गए होंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव को जान गए होंगे, ठीक है। जब सूरज की किरणें सतह पर टकराकर ऊपर जाने की बजाय वापस नीचे आ जाती है, किन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, इनकी वजह से, ठीक। तो पहली पॉइंट तो आपका अंदर इसके अंदर ये हो गया। दूसरा क्या है, तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। जो आपके ग्लेशियर होते हैं, हमारे भी जो ग्लेशियर है, जब ये तापमान बढ़ेगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ग्लेशियर क्या होंगे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो किस में जाकर मिलेंगे, समुद्र में जाकर मिलेंगे, और समुद्र में मिलेंगे तो समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा, और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जो तट के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो देखिए कितना खतरनाक होता है ग्लोबल वार्मिंग हमारी पृथ्वी के लिए और हमारे लिए, ठीक। तो इसको आप लोग जान गए। आगे देखिए, अब बात करते हैं वातावरण में पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैस है उनके बारे में बात करते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि कौन सी गैस है और कौन सी निम्नलिखित में से गैस नहीं है। तो आपको सभी गैसों के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। देखिए, अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण गैस की बात करूं, जो आपके एग्जाम में भी कई बार पूछी जा चुकी है, कि सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रीन हाउस गैस है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, ठीक। उसके अलावा आपकी मीथेन हो गई, वाटर वेपर हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, फ्लोरोनिकर तो आपकी गैस हो गई। ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। इन सभी को आप लोग याद कर लेना, सभी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक और लिख लो आप लोग, अगर लिखना चाहो इसको साथ के साथ, महत्वपूर्ण है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लोरो और कार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है
जो ग्रीन हाउस गैस जो होती है ये लेकिन मानव के द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। ये किसके द्वारा होती है? मानव के द्वारा होती है। जैसे आपके घरों में क्या होगा, आपके घरों में जो एसी हो गया, आपके घरों में फ्रिज हो गया, तो इसके अंदर इस वाली गैस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो ग्रीन हाउस गैस में आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी कर सकते हो, जिसके जिम्मेदार हम लोग खुद है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। इन सभी गैस को देख लेना, किसी ना किसी गैस के बारे में, सभी के बारे में भी एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग यहाँ तक जान गए होंगे, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जान गए होंगे, ठीक है। जैसे पेड़ जो काटे जा रहे हैं, जितने भी उद्योग लग रहे हैं, उनकी वजह से इसमें वृद्धि होती है ग्रीन हाउस के अंदर। अब बात करते हैं इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की, इस चैप्टर की पूरी जान की। वो है इस चैप्टर की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, जो लेयर्स पूछी जाती है आपके एग्जाम के अंदर। देखिए हमारा वायुमंडल 5 परतों से बनता है। कितनी परतों से बनता है? 5 लेयर से बनता है। और 5 लेयर्स में से किसी ना किसी एक लेयर के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, लेकिन आपको पांचों की पांचों करना जरूरी है, पांचों ही महत्वपूर्ण है। तो इनको एक बार में देखो, मैं बड़ा इजी वे में आपको समझाऊंगा, पांचों के बारे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब बात करते हैं इन पांचों परतों के बारे में। एक होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, जिसको सौरमंडल कहते हैं। एक होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको समताप मंडल बोलते हैं। एक होती है आपकी मध्यमंडल। एक होती है आपकी वायुमंडल, इसको आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी होती है? आयन मंडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक होती है आपकी एक्सोस्फेयर यानी कि बहिमंडल। ये 5 लेयर्स होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब इन्हीं 5 परतों के बारे में हमको पढ़ना है। कभी कभी एग्जामिनर सीधा सीक्वेंस से पूछ लेता है कि भाई पहले नंबर पर कौन सी होती है, ठीक है। तो ये ऐसी बढ़ती जाती है, पहले पर ये, दूसरे पर, तीसरे पर, फिर चौथे पर और पांचवें पर सबसे ऊपर ये होती है। तो ऊंचाई के अकॉर्डिंग ये ऐसे बढ़ती जाती है। हो सके तो इसमें आप लोग एक ट्रिक भी याद कर लेना, अगर किसी बच्चों को याद नहीं हुई तो देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक इसके अंदर ये है कि छोड़ सबको मैं बाहर आया, छोड़ सबको मैं आया बाहर, ये ट्रिक है इसके अंदर। छोड़ सबको मैं आया बाहर। आप देखो, आप कहोगे सर ये कैसी ट्रिक है? छोड़ का मतलब है सौरमंडल, सबके का मतलब है समताप मंडल, मैं का मतलब है मध्य मंडल, आया का मतलब है आपका आयन मंडल, जो मैंने आपको बताया था चौथा पार्ट है, और बाहर का मतलब है आपका बहिर्मंडल, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ गए ट्रिक को। अब पढ़ते हैं इसको, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से। ये तो जस्ट मैंने एक ऐसी कैजुअली आपको ट्रिक बता दी थी। जो पहली जो परत है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जैसे जैसे ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझना, एक बार आपको ध्यान से समझाता हूँ। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से हम लोग ऊपर जाते रहते हैं, तो इसी तरीके से हमारी जो लेयर्स है ये भी ऊपर की तरफ जाती रहती है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो पहली परत है जो पृथ्वी के जो सतह के सबसे नजदीक है, वो आपकी सौरमंडल ट्रोपोस्फेयर है। देखिए इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसकी जो एवरेज ऊंचाई है वो आपकी 13 किलोमीटर, औसत ऊंचाई है लगभग आपकी 13 किलोमीटर होती है। और इसी मंडल में हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। इसी मंडल के हम अंदर सांस लेते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसके अंदर आपके लिए जानना ये जरूरी है कि मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है, मौसम से संबंधित लगभग आपकी सभी घटनाएं, जैसे बारिश होना, कोहरा होना, आंधी तूफान आना, ओले पड़ना, वो सब आपकी इसी लेयर के अंदर होती है, आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती है, ठीक। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मौसम से संबंधित सभी घटनाएं आपकी ट्रोपोस्फेयर के अंदर आ जाएगी, पहली लेयर होगी। अब पहली लेयर से ऊपर जब हम और थोड़ी और ऊंचाई पर चलते हैं, तो थोड़ी ऊंचाई पर होती है, ये लगभग होती है आपकी 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कितनी? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग ये मुक्त होती है। ना तो इसके अंदर आपको बादल मिलेंगे ना मौसम संबंधी घटनाएं मिलेंगी, जैसे बारिश होना, ओले पड़ना, वो सब इसके नीचे नीचे हो जाते हैं, यानी सौरमंडल के अंदर आपको सभी देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो हवाई जहाज जो उड़ते हैं, जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो आपके इसी लेयर के अंदर उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर उड़ते हैं। देखो आप लोग कभी हवाई जहाज के अंदर बैठना, ठीक, भगवान करे जल्दी जॉब मिले और इसके अंदर बैठने का आपको सौभाग्य मिले। मैं तो कई बार बैठ चुका हूँ एरोप्लेन के अंदर। जब आप लोग एरोप्लेन से नीचे देखोगे ना, तो एरोप्लेन से नीचे देखने पर पता है आपको क्या दिखेगा? एरोप्लेन से नीचे देखने पर आपको देखने को मिलेंगे बादल। इसलिए मैंने कहा कि जो एरोप्लेन होता है वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर उड़ता है, क्योंकि अगर बादलों के अंदर उड़ेगा, मौसम संबंधी घटनाओं के अंदर उड़ेगा और बिजली आ गई, ठीक है, बिजली कड़क गई या फिर बारिश आ गई, तो एरोप्लेन नहीं उड़ जाएगा, एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एरोप्लेन को इस वाले में उड़ाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर उड़ाते हैं। और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखिए अगर मैं समताप मंडल की बात करूं, तो दूसरी और महत्वपूर्ण चीज समताप मंडल की आ जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आपके लिए, इसको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जो ओजोन गैस है, जो ओजोन गैस की जो परत होती है वो आपकी किसमें होती है? समताप मंडल में होती है, ओजोन गैस की परत होती है। और ये जो परत होती है वो सूरज से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती है, हानिकारक किरणें कौन सी होती है? पराबैंगनी किरणों के नाम से इनको जाना जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेज
जो होती है उनके नाम से इसको जाना जाता है। तो जो सूरज से पराबैंगनी किरणें आती है उनसे हमारी हेल्प करती है ओजोन गैस की जो हमारी लेयर होती है। देखिए सिंपल सा समझिए, यहाँ से आप लोगों के लिए कई सारे पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, इनको आप लोग केयरफुली सुनना, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये रहा सूरज और ये रही पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों तरफ ये जो ओजोन गैस की जो परत है, ये जो परत होती है ना, ये जो पृथ्वी से जो पराबैंगनी किरणें आ रही है इनसे हमारी मदद करती है। पराबैंगनी किरणें आपकी यूवी ए होती है, यूवी बी होती है, यूवी सी होती है। लेकिन अगर मैं सबसे खतरनाक की बात करूं कि सबसे खतरनाक कौन सी किरण होती है, तो होती है आपकी यूवी सी। ये सबसे खतरनाक होती है। इससे क्या होता है, इससे स्किन का कैंसर होता है। क्या होता है, स्किन का कैंसर होता है, त्वचा का कैंसर होता है यूवीसी से। ठीक है, तो यूवीसी सबसे खतरनाक होगी, यूवी ए बी सी के अंदर पराबैंगनी किरणें होगी। ठीक है, इनको रोकने का काम करती है ओजोन गैस की परत काम करती है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है आपका कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं। ओजोन परत के बारे में इसको जागरूकता के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है, और वो मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में देखने को मिला है। उसके अलावा एक पॉइंट आपके लिए भी बनता है कि जो ओजोन की जो ये लेयर है, परत है, इसकी मोटाई कितनी है। जो आपकी ओजोन की जो लेयर है, सिंपल छोटे में लिख देता हूँ, ओजोन लेयर की जो मोटाई है, इसको मापने की इकाई कौन सी है, इसको मापने की यूनिट कौन सी है, इसको मापने की इकाई कौन सी है। तो इसका नाम आप लोग लिख सकते हो, इसके नापने की इकाई है डोप्सन। डोप्सन इकाई है इसके नापने के लिए। ठीक है, कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है कि भाई कितनी मोटाई बची है, ये नापने के लिए डोप्सन इकाई का यूज किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बने हैं, जो आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं कि जो ओजोन गैस की जो परत होती है वो सूरज से आने वाली हानिकारक किरणें, जिनका नाम पराबैंगनी किरणें होता है, उनसे हमारी रक्षा करती है। और आपके किसके अंदर देखने को मिलती है, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ये देखने को मिलती है। सबसे खतरनाक किरण होती है आपकी यूवीसी, जिससे स्किन कैंसर होता है। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, और जो इसकी मोटाई को मापने की इकाई होती है वो होती है आपकी डोप्सन। ये जितने भी पॉइंट अभी आपको बताया सभी महत्वपूर्ण है, और सभी कई बार आपके यूपी टेट के एग्जाम में तो भर भर के पूछे गए। ठीक है, उसी टेट के पेपर 2 में भी आए हैं। देखिए अब बात करते हैं अगली परत की। अब हम थोड़ा और ऊंचाई पर आ गए। अब आ गया आपकी मेसोस्फीयर। यह वायुमंडल की तीसरी परत है और समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, और लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है ये वाली परत मेसोस्फीयर। ठीक, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए जानना जरूरी कि जो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो मेट्रोइड होते हैं, जो उल्कापिंड होते हैं, वो इस परत में आने पर क्या होते हैं, जल जाते हैं। देखिए अगर ये वाली परत नहीं होगी ना, तो उसके बाद जो ये उल्कापिंड आप लोग देख रहे हो, अगर हमारी पृथ्वी पर आ गए, टकरा गए या गिर गए, तो इतना बड़ा विनाश पहुंचाएंगे, अच्छा खासा जान का माल का नुकसान कर देंगे। ठीक है, तो उल्कापिंड इस परत में आने पर क्या होते हैं, जल जाते हैं। इस वाली लेयर में आने पर जल जाते हैं मेसोस्फीयर में, यानी कि मध्य मंडल में। तो फ्रेंड्स ये 3 हो गई। अब देखते हैं आपकी जो 2 बची हुई है उनके बारे में पढ़ते हैं। अगली आ गई आपकी थर्मोस्फीयर, वायुमंडल, यानी कि जिसका एक और नाम बताया मैंने आपको, आयन मंडल भी आपको बताया। इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान यानी जो टेम्परेचर होता है वो भी तेजी से बढ़ता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो आयन मंडल इस परत का एक भाग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरा इसका पार्ट है, और यह है 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है, आयन मंडल। और रेडियो जो कम्युनिकेशन होता है, रेडियो संचार के लिए इस परत का यूज किया जाता है। ये जानना आपके लिए जरूरी है। जो भी रेडियो का पॉइंट आपका देखने को मिलेगा वो आपका इस वाली लेयर से देखने को मिलेगा, आपकी थर्मोस्फीयर यानी आयन मंडल से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इस परत का यूज होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो तरंगे होती है, जो रेडियो की वेव्स होती है ना, ये इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित हो जाती है। जब ये ऊपर जाएगी, वेव्स तरंगे ऊपर जाएगी, तो इस परत में आने पर क्या होती है, वापस पृथ्वी की तरफ आएगी। और इसी की हेल्प से हम क्या काम करते हैं, इसी की हेल्प से हम लोग टीवी देखते हैं। ठीक है, जो भी सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो भी आपके इसी के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो टीवी आप लोग देखें कैसे होते हैं, ये जो आपको रेडियो वेव आपको वापस मिलती है, जो कि होती है आपकी थर्मोस्फीयर के अंदर। ठीक, तो फ्रेंड्स आपके लिए चौथी परत होगी। अब बच्चे आपके लिए आखिरी वाली परत, जिसका नाम है आपका एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल। तो यह है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ये सबसे ऊपरी परत है, 5वें नंबर की होगी, सबसे ऊपरी परत है। और यह वायु की पतली परत होती है। इसके अंदर आपको लोगों के लिए जानना जरूरी है कि हल्की गैस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन आपको अंतरिक्ष में तैरती रहती है। इसी के अंदर हीलियम और हाइड्रोजन।